हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। अभी हम देख रहे हैं विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारा हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमने कवर कर लिया है। इकोनॉमी भी हमारा हो चुका है। सिक्योरिटी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस बार जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ये आपका रहेगा इन्वायरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बार, काफी लेंदी भी है। तो चलिए हम ये कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में ये पूरा कवर अप हो जाए। अब देखिए, पहला आर्टिकल है, ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। अगेन ये अमेंडमेंट बिल है। जब ये एक्ट बनेगा तब ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट तो पहले से ही हमारे पास इसका एक्ट है 2005 का। एटलीस्ट उसके बारे में देख ले। यहाँ कंपैरिजन है, जब ये पूरा एक्ट बन जाएगा तभी कंपैरिजन वैलिड है। देखना, अभी हो सकता है अभी इसके बाद काफी ज्यादा इसके अंदर चेंजेस आए। तो ये नेक्स्ट अपकमिंग जो मंथ्स होंगे, जैसे ही एक्ट बनेगा तब वो हमें मिल जाएगा। तब तक हम क्या देखेंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 5 में क्यों आया, पहले तो ये की बात हो जाती है। ठीक है। ये जब डिवेस्टेटिंग 2004 की जो सुनामी आई थी ना इंडिया में, आप सबको भी याद होगा। तो ये जो सुनामी आई उसके बाद फिर सोचा गया कि अरे इस तरीके का कुछ है ही नहीं हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो अब ये होना चाहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, इंडिया में जब तक कुछ घटित ना हो जाए उसके बाद ही उस पर कुछ सोचा जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड था कि उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में। ओके, किसके बाद? इस सुनामी के बाद। ओके, इस्टेब्लिश किया गया अथॉरिटी को, जिसमें कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे प्राइम मिनिस्टर जो है इसे उनके सर्विलेंस में होता है, वो इसके हेड होते हैं। तो इसे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस भी बताई गई कि सीधे पीएम इसे देख रहे हैं। ओके, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है आपका चीफ मिनिस्टर इसके होते हैं। जैसे कि सेंट्रल के लिए इंडियन इंडिया लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, तो सेंटर स्टेट पे जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, आंध्रा हो गया, तमिल हो गया, वहां के लिए क्या होगा आपका? चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपको याद रखना, ये 3 लेवल पे होते हैं: डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लगेगा कि एक ही लेवल पे, इंडिया लेवल पे। इस तरीके से भी यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस कैन आस्क यू क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें रेडी रहना है। क्लियर? इसके बाद जो प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, तो दी एक्ट मैंडेट्स द प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगेन जो मैंने आपको बताया हुआ है सेम है। फंडिंग मैकेनिज्म की अगर बात करें, तो क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाने की यहाँ पे बात की गई है। एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, एक हो गया आपका नेशनल, एक हो गया स्टेट, टू फाइनेंस रिलीफ एंड रिस्पांस मेजर्स। जो भी फंड होगा उसके ऑब्वियसली बात एक फंड बनाना पड़ेगा। तो नेशनल का अलग है, स्टेट का अलग है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही फंड में से हर जगह पैसा जाएगा। क्लियर? चलिए, तो बाकी जो बिल का कंक्लूजन है, ये बाकी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। एक बार से एक्ट बनने देंगे, हम फिर देखेंगे। बाकी आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर तो हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है। पीएम के अंडर में आता है, स्टेट का अलग होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे ये होते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन। अगेन ये उसी से ही उसका सब टॉपिक है, इसलिए 5.1.1 ऐसे दिया हुआ है। ओके। तो अब यहाँ पे वही यूज ऑफ एआई की बात की जा रही है कि जैसे भी बिल्डिंग हैजार्डस मैप यूजिंग एआई, कि जहां भी खतरा है, जहां भी चांसेस है कि इश्यूज हो सकते हैं, वहां पर एआई का यूज किया जाए। ओके। प्रिपेयर्डनेस की अगर बात करें, क्योंकि ये पहले प्रिवेंशन मिटिगेशन की ऐसा कुछ हो ना, तो भाई इस तरीके की एक मैप हो कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि ये हमने मैप बनाया है। ठीक है। ये जो हमने मैप बनाया, चलिए जैसा बन गया है, तो ये यहाँ पर जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी जो है ना अलग अलग सेस्मिक एरिया में बटा हुआ है। ये नंबर 4, नंबर 5, मतलब कि जहाँ पे ज्यादा चांस होते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा हो, कुछ इश्यूज आ रहे हो। जो सी शोर के आसपास जो एरिया होंगे, उनका अलग हैजार्ड होगा। कि वहाँ पे जैसे मुंबई वगैरह है, वहाँ पे बहुत बार आपका सी लेवल राइज के कारण इश्यू हो सकता है, या फिर जब मानसून के समय इश्यूज हो सकते हैं। अलग अलग अपने अपने अलग जोन सबने बना के रखा हुआ है कि ये ज्यादा यहाँ पे इश्यू है, ये एमपी का एरिया जो है थोड़ा सेफ है। तो इस तरीके से ये बना दिया। इसलिए समझ में आएगा कि कहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर स्टेट वाला अपना देगा ही, लेकिन सेंटर
फिर बोलेगा अच्छा कोस्टल पे ज्यादा ध्यान देना है, अच्छा यहाँ पे हिमालयन बेल्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, सिस्मिक एरियाज है। तो इस तरीके से जो है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के लिए एआई मैप यूज कर सकते हैं। फिर प्रिपेयर्डनेस, कि भाई डिजास्टर प्रोटेक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब जो है रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे जो है आपका मशीन लर्निंग के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, ये सब जो है गूगल डिजास्टर अलर्ट है। इंडिया में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, ये जितने भी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स, वो बोलता है कि यहाँ पे सुनामी आ सकती है, यहाँ पे ये इशू हो सकता है, जो हमारे क्लाइमेट्स बताते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इसके बेसिस पे ये चीजों को हल्का सा दिमाग में रखना है। तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे से, जैसे देखिए वेदर पैटर्न के बारे में बता दिया जो कि नेचुरल डिजास्टर है, कि भी फ्लड आ सकता है, बहुत हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो ये सब हो गया। एक तो पहले से प्रिवेंशन या मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, कि भाई इस एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इस तरीके के घर मत बनाए, इस एरिया में जो है ये इशू हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ना करें। ये तो हो गया पहली प्रिवेंशन। फिर प्रिपेयर्डनेस हो गई। ओके। जैसे कि उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी, उड़ीसा में बहुत बार यहाँ पे आप देखते होंगे कि फ्लड और ये सब के इश्यूज आ जाते हैं, ये सब जो एरिया है यहाँ पे सी के आसपास, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए उन्होंने भी बना के रखा हुआ, हैव डेवलप्ड अ वेब बेस्ड पोर्टल। सतर्क, सतर्क रहना है, टू प्रोवाइड वार्निंग इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस हैजार्ड्स, जैसे हीट वेव, लाइटनिंग, ड्रॉट, फ्लड मॉनिटरिंग, हर एक चीज यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये सब हैजार्ड ही है। हीट वेव्स, अब दिल्ली में कितने ज्यादा हीट वेव्स आए, देख सकते हैं आप, पूरा नॉर्थ इंडिया हीट वेव से परेशान रहता है। लाइटनिंग, ड्रॉट, फ्लड मॉनिटरिंग, हर एक चीज जो है यहाँ के हजार्ड में आएगी। तो ऐसा नहीं कि हम एक आध चीज ही दिमाग में रखें। इनफैक्ट हीट वेव भी जो हजार्ड के अंदर आता है। अगेन ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें लगेगा नहीं यार ये तो नहीं होता होगा, अब लोग एलिमिनेशन मेथड से भी अगर नहीं पता होता तो एलिमिनेट करने लगते हैं। नहीं करना है। आप देख सकते हैं डिजास्टर के समय तो ऑब्वियसली क्राइसिस होता है, उस समय आप क्या ही कर पाइएगा। लेकिन इसके पहले प्री डिजास्टर के समय हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, और प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ क्राइसिस है तो क्या करना है। अब क्राइसिस हो गया तो फिर रिस्पॉन्स टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज इमीडिएट इम्पैक्ट, जो है इसके वो कम करने का। इसके बाद रिकवरी, भाई जल्दी से वहां पे रेल ट्रांसपोर्ट, रोड जो भी खराब हो गई है, बिजली वगैरह, सब तेजी से वहां पे पोल्स वगैरह सब सही कीप करें। तो ये इस तरीके से साइकिल आपको समझ में आ गई है। प्रिवेंशन करें, प्रिपेयर करें, अब फिर भी अब क्राइसिस अगर आ ही गया तो फिर तो रिस्पॉन्स सही से करें, रिकवरी करें। फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। फिर से प्री डिजास्टर में जाए कि यहाँ पे और क्या क्या आप कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, और क्या क्या प्रिपेयरनेस की जा सकती है। ये साइकिल ऑन एंड ऑन फिर चलता रहेगा। ठीक है। चलिए, स्टेप क्या क्या टेकन है यहाँ पे देखिए। इसरो डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, इसरो ने यहाँ पे किया हुआ है। जेमिनी डिवाइस, जो कि क्या है, सैटेलाइट बेस्ड डिजास्टर वार्निंग टू फिशरमैन इन ओशियन, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेमिनी। ठीक है, ऐसे में फिर इनफ्लो मुंबई, जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग फॉर फ्लडिंग, है ना। इनफ्लो मुंबई, मुंबई में फ्लड्स वगैरह बहुत आने लगते हैं, तो वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि अगले इतने टाइम में वार्निंग हो सकती है, तो आप मतलब रोड्स पे ज्यादा ना निकलें, घर में रहें। और सीवेज वाला जो प्रॉपर होता है कि भाई म्यूनिसिपैलिटी को बोल दिया सीवेज अच्छे से प्रॉपरली साफ कर दो ताकि उसमें पानी फ्लो हो सके। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर कर पाएंगे, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। अब चैलेंजेस विद इम्प्लीमेंटेशन, अगेन वही सेम इस तरह की चैलेंजेस, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, हाई कॉस्ट है, एआई ड्रोन्स को यूज करना, ये हो जाता है, डेटा रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रॉपर डेटा, सही डेटा, एक्यूरेट डेटा भी मिल नहीं पाता है, तो उसमें इश्यूज है, क्वालिटी उतनी सही नहीं है डेटा की। इसके बाद आप देख सकते हैं जेंडर डायमेंशन, लेकिन वुमेन्स पोटेंशियली लिमिटेड एक्सेस, और ये जो है टू टेक्नोलॉजी, अब उनके पास उतना टेक्नोलॉजी अभी नहीं है ना। घर में भी आप देखते होंगे कि मेन जनरली ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं। अब अभी के जनरेशन की बात नहीं चल रही है, प्रीवियस मम्मी सब उतना नहीं कर रही हैं। कर रही हैं तो वो बेसिकली उन्हें फेसबुक व्हाट्सएप इतने में ही खुश है। वो ज्यादा ये नहीं कोशिश करती है कि भाई मेरे पास यूपीआई हो, कि चलो पापा लोग कर ही दे रहे हैं तो जरूरत नहीं है, या फिर मैं कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कोई ऐप यूज करूँ, नहीं करती। तो वो एफ पी, फेसबुक, आपका व्हाट्सअप, ये सब पे ही ज्यादा वो बस चला के वो काफी खुश रहती है कि हमने हमारे बच्चों से कनेक्ट कर लिया। तो ये इस कारण जो है यहाँ पे जेंडर डायमेंशन की यहाँ पे बात की जा रही है।
क्यों? तो देखिए मैंने पूरी इसके पीछे की कहानी बता दी कि भाई ये रीजंस होते हैं। आप सबको फील हो रहा होगा कि हाँ, होते हैं ऐसी चीजें। ठीक है। अगेन आपको यूपीएससी, ये जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए है। इसके बाद अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है, हमारी आशा बैच, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी रिकॉर्ड ऑफर प्राइस में, जस्ट 2499। उसके लिए भी आप पहले डेमो देख सकते हैं। 2 से 3 लेक्चर आप डेमो के लीजिए, उसके बाद ही यू हैव टू पे। तो इतना सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पुअर हैं, आप ये छोटा सा अमाउंट भी आप नहीं बियर कर पा रहे हैं सपोज, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। आपके कुछ परसेंटेज होने चाहिए, 60-60%। 10th 12th है आपकी डिग्री में, और आपका 1 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम ईयरली। तो और उसके बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में अगर आपने डिसेंट परफॉर्म कर लिया तो ये 2499 भी हम हटा देंगे। ओके। बट ये ऑफर प्राइस से अगर 50% ऑफ है, इसलिए 2499 है। तो इतना सोचना ही नहीं है, आप जल्दी से जल्दी जो है ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है हमारे पास 100+ रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और जिसको हमने डिवाइड कर दिया है बैचेस में। और किसी भी बैच में हम 50 से ज्यादा लोगों को नहीं रखते हैं। फिर वो बैच ब्रेक हो जाती है, और फिर उसके बाद दूसरे लोग वहां पे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटरशिप भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा, कब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, ये आपके कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर रजिस्टर करें, फिर व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर आपका बनाया जाएगा, वहां पे आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आपको पीडीएफ और ये बाकी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए, अब देखते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इनफैक्ट फॉर मेंस ऑल्सो, क्योंकि अब इंडिया ही है जो कि सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया है। सोलर अलायंस हमने लाया, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। करेक्ट। पिछले 10 साल में देख सकते हैं 165% ग्रो हुआ है। कितनी बड़ी बात होती है ना, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम कहाँ 76 गीगावाट पे थे, आज 203 पे हैं। कितना ज्यादा राइज किया है, आप देख सकते हैं इसे। है ना, आजादी से लेके अब 2014 तक हमारा इतना था, और अब जो है 203 गीगावाट है। इसमें सोलर का सबसे बड़ा ये है। इसके बाद विंड है, फिर बायोमास, स्मॉल हाइड्रो, एंड ये बाकी चीजें आती हैं। यहाँ पे नोटिस करिएगा, रिन्यूएबल में आपका बाकी हाइड्रो जो पावर प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल हाइड्रो ही आता है। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या होती है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि आप यूज करें, उसके पहले वो खत्म नहीं होगी वो चीज। ठीक है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, बाकी चीजों में क्या होता है, अगर आप कोल यूज कर लिया और फिर उसके बाद वो कोल बनने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, तो ऐसे में क्या होता है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। बट ये जो है एनर्जी डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर replenished एट अ हायर रेट देन दे कंज्यूम। तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके पहले ही वो फुलफिल हो जा रहा है, वो फिर से भर जा रहा है। ओके। ये काफी प्लेंटीफुल है, एंड ऑल अराउंड अस है। लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल भी इसी में आता है, याद रखना है। हाइड्रो पावर भी इसी में ही है, ओशियन इसी में है, और बायो एनर्जी। ओके। सब इसी के अंदर आते हैं। करंट स्टेटस देखा जाए तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 43% है। बहुत ज्यादा हाइक हुआ है, पहले 25% के भी अराउंड नहीं था। इंडिया जो है फोर्थ है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर हम बात कर रहे थे। और फिफ्थ है ओवरऑल, और फोर्थ विंड में भी है, ओवरऑल रिन्यूएबल में भी फोर्थ है, और सोलर फोटोवोल्टिक में जो है हम फिफ्थ है। ये धीरे धीरे देखिएगा आप, बहुत तेजी से हम फोर्थ होंगे, थर्ड होंगे, सेकंड होंगे, हो सकता है एक टाइम में टॉप भी कर जाए आने वाले सालों में, क्योंकि 85 गीगावाट बहुत बड़ी बात होती है। हमने अभी यहाँ पे अचीव कर लिया है इतने कम टाइम, लेस देन 10 ईयर्स हम कह सकते हैं हमने ये चीज अचीव की है। इसके बाद देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा रिन्यूएबल, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 200 गीगावाट पहुंच गया, जिसमें कि सोलर का 85 है, लार्ज हाइड्रो का जो है 46.93 है, विंड का 46 पॉइंट ये है, बायोमास इतना है, स्मॉल हाइड्रो इतना है, और वेस्ट टू एनर्जी का इतना। ओके। ये आपको याद रखना है।
वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं, ये एक यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है, 46.93। तो अभी सेकंड पे लार्ज हाइड्रो है, थर्ड पे विंड है। बट हो सकता है जब आप किसी भी चीज एग्जाम देने जाए, उससे पता चले कि विंड सेकंड पे आ गया है, क्योंकि एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। तो आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मुझे एक बार देख लेना है इस तरीके के डेटा को। ठीक है, चलिए। इंडिया एम्स रीचिंग अ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हम सोच के रखे 2030। अब सोच सकते हैं इसको भी 2.5 टाइम्स करना। 200 से तो कितने बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, और वो अचीव किए भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इससे क्या होगा, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का कभी डेफिसिट नहीं होगा। आज इंडिया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कंट्री है। हम बाकी कंट्री को, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हम हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी हम भेज रहे हैं। हम डेफिसिट में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो ये काफी बड़ा, पिछले 10 साल में हम जहां पहले डेफिसिट थे, अब सरप्लस कंट्री होगा। बस रेयर ही देखते होंगे आप कहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है कट रही है, बिजलियां बहुत कम हो गया है पहले के बनस्पत, है कि नहीं? बाकी जो शहर में पहले इन्वर्टर्स वगैरह रहते थे, अब इन्वर्टर्स वगैरह भी लोग ना के बराबर रखने लगे। रीजन भी क्या, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। सिग्निफिकेंस क्या है, आप देखिए तो आप खुद अपने लॉजिक से भी बता सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम पहले सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट थे, कोल और बाकी चीजों पे। तो वो चीजें नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बढ़ेगी। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एनर्जी, जॉब, ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन होगा। सेक्टर्स में इशू क्या है, हाई कॉस्ट, क्योंकि एक यूनिट मानिए हमने कोल से जनरेट किया, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है सोलर और बाकी। लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है इनके लिए। ये अगर आपको विंड एनर्जी चाहिए, पूरा जमीन आपको खरीदना पड़ेगा, एक्विजिशन करना पड़ेगा, फिर आप उस पर विंड ये पावर प्लांट लगा पाएंगे। सोलर के लिए भी ये इशू है। तो ये लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। उसकी बात चल रही है पुअर डिस्कॉम परफॉर्मेंस, स्टोरेज कंसर्न कि कैसे करें नहीं करें, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जैसे कि मान लीजिए सोलर दिन में ही काम करेगा, रात में करता नहीं है। तो बहुत अलग अलग चीजें, फ्लक्चुएशन अलग होता है। कभी गर्मी ज्यादा हो गई, उस हिसाब से वो ज्यादा वहां पे उस समय आउटपुट मिल रहा है। ये कभी और उससे भी एक लिमिट से ज्यादा होने लगी तो उसका आउटपुट गिर गया। देखिए जैसे हीट वेव में 1 डिग्री जैसे बढ़ता है तो 0.5 उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अलग अलग कंसर्न है, उसको कैसे मैनेज करें। ओके, तो ये सब जो है सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। बायोमास में भी इनएडिक्वेट फीड स्टॉक सप्लाई, कि जो जो भी क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए हमने पैडी हुआ, पैडी काट दिया, नीचे का जो जो भी बचा था वो हम इसमें डाल देते हैं, किसके अंदर, फीड स्टॉक सप्लाई में। तो उसके थ्रू, बायोमास के थ्रू जो है हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। तो ये इसमें भी इनएडिक्वेट फीड स्टॉक सप्लाई है। जो ऑब्वियसली बात है, इंडिया में अब हमने भी इसी प्रीवियस इसमें देखा है क्या, कि काफी ज्यादा हमारे पास क्या है, एनिमल्स वगैरह है, तो उनको भी तो फीड स्टॉक की जरूरत पड़ती है। तो बायोमास के लिए उतना ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं, क्लियर उतनी पॉलिसीज भी नहीं है, और लिमिटेड प्लेटफॉर्म है बायोमास ट्रेडिंग के लिए कि कहाँ से खरीद सके चीजों को। वेस्ट टू एनर्जी भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंज बहुत ज्यादा है। ओके, इसके बाद एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन भी सही नहीं है कि भाई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है प्रॉपर वो भी इसका हो, और जल्दी से फिर जो है इसे अलाउ कर दिया जाए, है ना। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों? अब ऑब्वियस सी बात है, आप इसको जो आपका वेट, या तो वो वेट होगा या ड्राई होगा, जो भी वेस्ट है उसके थ्रू ही आप एनर्जी, आप ये क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज करिएगा, जलाइएगा, जो भी करिएगा, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि जहरीले गैसेस निकलेंगे, बाकी चीजें निकलेंगी। तो वो सब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसलिए भी एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन। की लिमिटेशन, की इनिशिएटिव्स जो है क्या क्या लिए गए इसको बढ़ावा देने के लिए, कि एफडीआई 100% तक कर दिया गया है। आपको समझ में आता होगा 70%, अभी सब तो सबको अच्छे से समझा ही दिया है। तो प्ले लिस्ट में जाके जो आप कंटिन्यू देख रहे हैं 1 साल से, तो उन्हें अभी सब में तो इश्यूज नहीं होते होंगे कि एफडीआई क्या है, 100%, अप टू 100% कहीं लिखते हैं, कहीं 45, कहीं 49, कहीं 74, ऐसा क्यों होता है, वो सब आपको समझा दिया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें भी देखिए 75,000 करोड़ के आसपास का जो है गवर्नमेंट ने बजट रखा है। और कहा है रूफ टॉप, कि अगर मानिए ये आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, अब इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे जो है एक सोलर प्लांट लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब आपको बिजली वगैरह ऐसे फ्री में मिल जाया करेगी।
क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट 75,000 करोड़ के आसपास का खर्च कर रही है, और टारगेट है कि 2027 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ उनको ये दिया जाए। तो इससे अगेन इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्कॉम पे इतना बोझ होता है वो नहीं होगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लॉजिकल इनिशिएटिव है ना। दिल्ली की तरह नहीं है कि हमने 200 यूनिट फ्री कर दिया, फिर कहाँ से जनरेट कर रहे हो, फिर वही कोल और ये सब से जनरेट कर रहे हो आप। फिर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे चोक हो रहा है, फिर पूरे दुनिया में न्यूज आ रही है कि मोस्ट पॉल्यूटेड है, ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है। तो वो सब जो चीजें हैं बहुत खतरनाक हो जाती है। अगर मुझे मौका मिले यहाँ से भागने का तो मैं बहुत जल्दी भाग जाऊं, ठीक है। बट अगेन वो इकोनॉमी और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपका जॉब है, बाकी चीजें तो रहना पड़ता है मजबूरी। देखते हैं, हो सकता है भाई आप सब साथ दें, ये जो हमारी जो इनिशिएटिव है काफी बड़े लेवल पे चले जाए, तो हम कहीं और मूव कर जाए। जैसे कि मुझे भोपाल काफी पसंद है, तो वहां पे चले जाएं। वहां से फिर आपके लिए कोचिंग सेंटर्स वगैरह अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। ये टारगेट है, अब ये अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता, ये सब तो आप ही सब बता पाएंगे। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं हम इसे नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन। इसमें यह है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जाए। तो आज से 10-20 साल पहले हम बस सोचते थे हाइड्रोजन कैसे होगा नहीं होगा, अब हम इतना प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरेज ही इसका सबसे बड़ा मेजर इशू था। तो वो सभी हर्डल्स देखिए जो इंडिया ने कहीं ना कहीं पार किए, तभी तो इतनी बात चल रही है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हम ये करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके। वे फॉरवर्ड अगेन, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए आपकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को। फाइनेंसिंग इनोवेशन, इनोवेशन पे और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स और बहुत सारी चीजें की गई हैं। अपग्रेड ग्रिड टेक्नोलॉजी, ताकि जो हम जिस तरीके से मल्टी वे में जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हो डिस्कॉम उसे कंज्यूम कर सके, फिर बाद में अपने यूजर को दे सके। लैंड यूज को ऑप्टिमाइज करना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लैंड लिए जा रहा है, कम से कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। सी लेवल राइज, अब सी लेवल राइज तो अब हर कोई जानता है, इस पे अभी क्या ही बात करना। लेकिन हाँ, इसके कारण देख सकते हैं कि 2040 तक लगभग 10% से ज्यादा लैंड जो मुंबई की है, आमची मुंबई, यमन और तुथुकुड़ी, इसके 10% से ज्यादा जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी। 5 से 10% पणजी जो अपना गोवा है, वहां की लैंड डूब जाएगी, चेन्नई, पणजी, ठीक है। 1 से 5% कोची की, बेंगलुरु की, विशाखापट्टनम की, हल्दी, उदुपी, पारादीप, ये सबकी जो है 1 से 5% तक इनकी भी कहीं ना कहीं सबमर्ज होगी, क्योंकि हाई लेवल ऑफ सी बाई 2040। ओके। पहले इतना बढ़ा था 1901 से 2018 तक, लेकिन अब बात की जाए तो ये 2021, अगले आने वाले 70-80 सालों में, 75 सालों में कितना हो जाएगा, ये 1.3 से 1.6 मीटर। अब सोचिए इतना ज्यादा सी लेवल में राइज होगा, तो इसके कारण क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगेन और ज्यादा सबमर्जन बढ़ेगा लैंड का। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग सी लेवल राइज, ओशियन थर्मल एक्सपांशन, क्योंकि जितना भी हीट ट्रैप होता है ना ग्रीन हाउस का, वो आपका जो वाटर है जो ओशियन है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्ब करता है तो बेचारा वो और गर्म हो जाता है। अब जब उसके कारण उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एक्सपांशन होता है वाटर, ठीक है, जिसके कारण ये इश्यू होता है। आइस मेल्टिंग, ऑब्वियस ये बात है, गर्मी बढ़ गई, ग्लेशियर आइस कैप ये भी जो है पिघल रहे हैं, पिघल के फिर सी और ओशन में ही जा रहे हैं, उसके कारण भी और राइज हो रहा है, डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगेन अब इम्पैक्ट क्या क्या है तो क्या ही इसमें बताना, कि भाई 32% इंडिया कोस्ट लाइन से सी एरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा, लैंड अंडर वाटर चला जाएगा। बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसी की यहाँ सारी बातें चल रही हैं। और जो उसमें बताया कि किसका कितना क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कौन लो है कौन हाई है, जिसकी मुंबई काफी लो पे है, पणजी। तो ये सब इसके आसपास के इंपॉर्टेंट हमारे सी पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये टीयर वाइज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कोस्टल सिटीज एंड टाउन। ओके, चलिए।
अगेन एनडीआर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, कोस्टल रेगुलेशन, जोन नोटिफिकेशन। तो इसी के बारे में भी कैसे रेगुलेट करें, कैसे डिजास्टर के समय रिस्पॉन्स करें एंड ऑल दोस थिंग्स। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। क्या होता है, मानिए ये कोई एक स्टेट है, इसे बिहार समझिए, ठीक है। ये बिहार जो है ये स्टेट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न साइड जो है बिहार का, वहां पर काफी ज्यादा रिवर्स, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन साउदर्न साइड जो है यहाँ पे पानी की कमी होती है। तो मानिए अब यहाँ से कोसी रिवर आ रही है, ठीक है, जो सॉर्व ऑफ बिहार कहते हैं, उसको कनेक्ट किया और यहाँ पे कोई साउथ में रिवर है, इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। इतना एक लंबा सा चैनल बना के 200-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर के आसपास का। तो इससे क्या होगा कि अब इसके भी पानी जो होगा, इधर भी वाटर सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होता है कि जहाँ पे सरप्लस है, वहां से जहाँ पे डेफिसिट है, वहां पे आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अपने अपने इश्यूज होंगे। ये तो मैंने क्योंकि अभी देखिए सेम इसमें बोल दिया, सेम स्टेट में कुछ हो सकता है कि स्टेट क्रॉस करके जा रही हो, तो फिर इंटर स्टेट लड़ाई होने लगती है कि भाई हमारे पास ज्यादा पानी था, आप लेके जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। तो इस पर झगड़ा हो रहा है, फिर नेगोशिएशन करना पड़ता है। अलग अलग चैलेंजेस है। इतना एरिया जो है, इतना फिर लैंड सबमर्ज हो जाएगा, है ना, उसका एक इशू आएगा। वहां से फिर लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होते हैं, क्योंकि जंगल और इस सब एरिया में होते हैं, अगर वहीं से जनरली इंसान पानी मोड़ेगा ना, अपना चैनल बनाएगा, बीच शहर में से तो ले नहीं जाएंगे कि फ्लड ना आ जाए बाकी चीजों के कारण, और लैंड एक्विजिशन मुश्किल हो जाता है। तो वैसे में ट्राइब्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्टली सबसे ज्यादा वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो सब अलग अलग चैलेंजेस है, आएगा आगे आर्टिकल में आपको ये देखने मिलेगा। तो ये सब हमें खुद ही पहले दिमाग में रखना है। तो वो भाई कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, रटना नहीं पड़ता है। जैसे देखिए वेन गंगा और नलगंगा रिवर, तो ये जो है वेन गंगा महादेव हिल से मध्य प्रदेश से निकली है, ठीक है। और जो नलगंगा है वह मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर की। जो पूर्णा जो है वो ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये वहीं पे बताया जा रहा है कि ये दो रिवर को, वेन गंगा और नैन गंगा को मिलाया जा रहा है, इधर से पानी इधर जाएगा। इसमें जो ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है, इसमें पानी कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, तो यहाँ से यहाँ पे पानी जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें यहाँ पर की गई है। अब बेनिफिट क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी। अब जब पानी को वहां से आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस बीच में भी आसपास जितने भी ये होंगे किसान, वो यूज कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। पहले तो ये फायदा हो गया। फिर दूसरा, और जब उन दूसरे रिवर से मिलेगा तो वहां भी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसके आसपास भी जो है फिर इरिगेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये तो फायदा है कि नहीं। फिर हाइड्रो पावर जनरेशन, आप इतना दूर जो ये लेके जा रहे हैं, तो उस हाइड्रो पावर जनरेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि 34,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, उसको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। बड़ी बात है। वाटर सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे कम पानी था वहां पे पहुंच जाएगा। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्री को भी जहाँ पानी वहां मूव नहीं होना पड़ेगा। एक ही जगह सेंट्रिक हो जाइएगा तो अगेन वहां का लैंड का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर दूसरी जगह डेवलपमेंट एकदम से रुक जाएगा। तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, ये चीज नहीं होगी। चैलेंजेस जैसे मैंने बताई दिए, कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप देख चुके हैं, ये अलग अलग चलता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कि अब जब आप ये डाइवर्ट करोगे, तो उसकी सबसे ज्यादा जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो बर्बाद होगी, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी इश्यू होगा, फॉरेस्ट का लॉस हो जाएगा। जैसे टाइगर हैबिटेट है, पन्ना टाइगर रिजर्व, उस वहां पे इम्पैक्ट पड़ गया है। क्योंकि जो है आपका धुआधाम डैम प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर पे, इज एक्सपेक्टेड टू पुट 10% ऑफ द टाइगर हैबिटेट ऑफ पन्ना अंडर वाटर। पानी के अंदर चला जाएगा, फिर आपका जो एग्रीकल्चर भी है वो तो नहीं होगा, उसके बाद जो फॉरेस्ट था वो भी सबमर्ज हो रहा है। तो ये अलग अलग इकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स है। इसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट, कि वेनगंगा और ये जो है नलगंगा, जो भी एग्जांपल दिया, ये लगभग 87,342 करोड़ का खर्चा आएगा। इतना आसानी से नहीं हो सकता, बहुत इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होते हैं इसके, ठीक है। इसके बाद बाइलेटरल चैलेंजेस भी, सिर्फ ये तो हमने स्टेट स्टेट का बोल दिया। अब वही बहुत सारी जो ऐसी नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, वो मल्टीपल जगह से जाके, जैसे कि मानिए बांग्लादेश में मिल रही है, बांग्लादेश को पसंद आएगा क्या, क्या पूरे इंडिया इंडिया में पूरी नदी गंगा नदी को कर दिया, थोड़ा सा ही बस पानी वहां पहुंच रहा है।
तो हर चीज का अपना अपना चैलेंज है, उसको नेगोशिएट करते हुए आगे बढ़ना है। इसी की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इतने सारे जो है, मानस, शंखपुर, तिस्ता रिवर, गंडक, गंगा, यहाँ पे इतने सारे जो हैं ये है। इसकी नंबरिंग की गई है, नंबर वन पे क्या है, नंबर टू पे क्या, सब सबको ना एक नंबर दे दिया गया है, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें रह सके। ठीक है, तो ओके, आप ये चाहें तो आराम से पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कोसी रिवर, जैसे कोसी मेची, और जो बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केन बेतवा तो अभी हमने पढ़ाई है, कहाँ पे क्या हो, कोसी मेची, ये कोसी रिवर का तो मेची रिवर, ये अलग अलग रिवर से आपके एटलीस्ट स्टेट से जो गुजर रही है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, आपके आपके स्टेट पीसीस के हिसाब से। तो ये जो है यहाँ पे चीजें हो गई। अब देखिए, ये है न्यूज इन शॉर्ट्स, काफी सारी न्यूज है, वो जो है अब हम वन बाय वन देखेंगे। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, अगेन स्टेट ने भी अपने क्लाइमेट चेंज पे कहीं ना कहीं जो प्लान बनाया है उसके बारे में बात चल रही है। Where Delhi government will overhaul state action plan on climate change, originally adopted in 2019. Significance क्या है? Enabling a just transition. Okay? Integrating climate action into decentralized development planning. क्योंकि एकदम सेंटर लेवल पे आप करोगे टफ पड़ जाता है कि नहीं? तो स्टेट फिर अपनी अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करो। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड मैराइन, जो है महाराष्ट्र के आसपास, वो कंजर्व, तो ऐसे हर स्टेट फिर अपना अपना करने लगेगा, जो भी सीसोर के आसपास वाले जो स्टेट्स हैं। ओके, तो ये सब जो है यहाँ पर बेसिकली इसकी बात चल रही है। अगला जो है आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, उत्तराखंड जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जो जिन्होंने ये लाके रखा है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। एग्जैक्टली है क्या ये जो है आपका नोवल मेथड है टू इवेल्यूएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को मेजर करने का वे है बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। जो ह्यूमन, देखिए हम वहां जाते हैं तो हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स बढ़ रहा है, अलग अलग इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो भाई वहां पे कितना वो बियर कर सकता है सब चीज। तो अब उत्तराखंड को भी समझ में आया कि भाई ये सब चीजें हो रही है काफी ज्यादा, तो हमको ये ऑन अ सीरियस नोट यहाँ पर चीजों को लेके चलना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये बनाया कि फोर पिलर बनाए जीईपीआई के, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर, ये चार चीज को लिया गया। एयर माइनस जीईपी इंडेक्स, वाटर माइनस जीईपी, सॉइल माइनस जीईपी एंड फर्स्ट माइनस जीईपी, ये मिलकर आपका जीईपी इंडेक्स बताएगा। ओके, सब ये इस तरीके से क्यों? क्योंकि अब हर एयर में से कुछ पॉल्यूशन के कारण बढ़ रहा होगा, वाटर से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, सॉइल से भी, क्योंकि वहां जो लोग जा रहे हैं ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, तो जीएपी इंडेक्स वहां पे माइनस करेंगे तो फिर फाइनली की जीएपी इंडेक्स आपका निकल के आएगा। ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा, ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट वी पुट बैक इनटू द इन्वायरमेंट। एक ये भी करेंगे, इन्वायरमेंट से तो हमने इतना ले लिया, इसके बदल हमने हमारी इकोनॉमी चलाई, हमारा टूरिज्म चलाया, सब चलाया, अब हम इस इन्वायरमेंट को वापस क्या दे सकते हैं। अब इस पे भी यहाँ पे ये बातें हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोसिस्टम टू द इकोनॉमी एंड ओवरऑल वेलफेयर। ठीक है, ओके, ये टू हो गया आपका। इसके बाद है आपका 5.3, वर्ल्ड बैंक ने जो रिलीज किया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन। आपने नोटिस किया होगा, ये पूरा आर्टिकल क्या बात कर रहा है आपको बताता हूँ। जब भी कहीं क्लाइमेट चेंज आता है, ठीक है, हम एजुकेशन की बात ही नहीं करते, हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, हम बात करते हैं कि सी लेवल राइज होगा, हम हर चीज की बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, या फिर जो जो हो रहा है, फ्लड आ सकते हैं ये। हम ये बात ही नहीं करते कि बेचारे बच्चे लोग जो हैं वहां पे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उस समय स्कूलिंग उनकी कम हो जाती है। इतनी हीट वेव आ गया, स्कूल बंद, फ्लड आ गया, स्कूल बंद, एक्सट्रीम कोल्ड आ गया, स्कूल बंद। तो वही यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो रिलीज किया है, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने किया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कहना है कि एजुकेशन अकाउंटेड फॉर लेस देन 1.3% ऑफ क्लाइमेट असिस्टेंस। सबसे कम क्लाइमेट असिस्टेंस अगर किसी को मिलता है तो एजुकेशन को ही मिलता है, बाकी जगह तो फिर भी ध्यान दिया जा रहा है।
अब वही कि स्कूल्स वर क्लोज्ड इन एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट। जब भी होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो 75% टाइम स्कूल बंद कर दिया जाता है। एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, दिल्ली गवर्नमेंट बोलता है भाई स्कूल बंद। बहुत बारिश हो गई, वहां स्कूल बंद। ठंड बहुत हो गई, स्कूल बंद। ये कोई तरीका है नहीं। इसके लिए वही आप अगर उस पे ये चीज करें कि कैसे हम चीजों को और सही कर सकते हैं, तो वो सब एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर मानिए अगर हमें करना ही पड़ रहा है बंद, तो उस लॉस को, एजुकेशन लॉस को हम कैसे फुलफिल करेंगे, ताकि एक्चुअल लॉस जो स्टूडेंट्स का हो रहा है वो ना हो। इसके बाद जो 99% जो है चिल्ड्रन का अक्रॉस वर्ल्ड आर एक्सपोज टू एटलीस्ट वन मेजर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ये सब के शौक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ही ये सब कुछ झेला जा रहा है। 99% जैसे कि आपने यहाँ पर देख ही लिया। ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट इन हॉटेस्ट 10% ऑफ ब्राजीलियन म्यूनिसिपलिटी, लगभग वो 1% ऑफ लर्निंग पर ईयर जो है उनका लॉस होते चले जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट एक्सपोजर। ये भी एक इश्यू है। यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जब गर्मी होती है तो उनके मार्क्स परसेंटेज जो है ना, ये सब कम होने लगते हैं। ऑब्वियसली होंगे भाई, उतना आपका इम्पैक्ट जो है टेस्ट स्कोर आपका कम होने लगता है। आप खुद ही सोचिए ना, जब मई जून के महीने जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं, गर्मी के मारे परेशान रहते हैं कि क्या खा ले पी ले, दिमाग काम करता रहे, ओवरहीट के कारण सी सेट का एग्जाम खराब होता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो अपन सबके होते हैं जो एक तरीके से ग्रेजुएट होने के बाद है, तो बच्चों सब पे तो और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। उसी की यहाँ पे बात चल रही है। तो पेरेंट्स को भी समझना होगा कि बच्चे भी अगर जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, उतने मार्क्स नहीं भी ला पा रहे हैं, इट्स ओके। मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, सही डायरेक्शन में है या नहीं, वो देखना जरूरी है। बट अदरवाइज उन पे अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज जो ये सब चीजें आती हैं, आने लगती है। तो ये सब चीज से बचने के लिए पेरेंट्स और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है भाई, जो लोग आइसोलेशन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से बात करते रहे, उनसे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। आप बात करेंगे जितना ज्यादा, वो आपके लिए उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। कुछ अच्छे दोस्त बनाए दो तीन, जिनसे आप हमेशा कनेक्टेड रहें। ठीक है। एंड ऑलवेज वैल्यू योर पेरेंट्स। रीजन बीइंग कि आप सोचेंगे कि अभी मैं कर लूंगा फिर मैं बात करूंगा, ये होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड। कल हो कि अगर हमारे पास सक्सेस रही, बट वो फिर हम उतना कुछ ना कर पाए, तो कम से कम ये ना रहे कि अरे हमें शायद पहले ज्यादा वक्त देना चाहिए था। तो आप वक्त दें, बिल्कुल। बाकी चीजों पे, हाँ, जो बाबू सोना मोना रोना धोना, ये सब चीजों से बेसिकली दूर रहे तो जितना बेहतर है। अगला आर्टिकल है, ये है आपका। आप सब तो बोलते हैं, सर आप ज्ञान देना चालू करते हो तो रुकते ही नहीं है। ये जरूरी है, क्या कर सकते हैं। हर 10 में से 8 की यही कहानी चल रही है आजकल। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, CFAF। अगेन ये जो इम्पोर्टेंट बस इतना है इसमें कि बाकू अजरबैजान, उन्होंने यहाँ पे फंड का पैकेज इनिशिएटिव लाया है। ठीक है। इनिशियली जो फंड रेज किया है $1 बिलियन का, तो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज विल कमिट एज अ शेयर होल्डर। ठीक है। जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो एक शेयर होल्डर की तरह रहेगा। डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करना है, ताकि वो 1.5 डिग्री से नीचे जो हमारा टारगेट है ना, जो हमने डिटरमाइन किया हुआ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 2100 तक, वो हम मेट कर सकें। तो अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छी है। बाकू अजरबैजान, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ, इसकी जो बात की जाए तो EU जो है फर्स्ट कंटीजेंट वाइड लेजिस्लेशन फॉर नेचर रेस्टोरेशन, इनने पूरे कानून वगैरह इस पे लाने की कोशिश की है। और कहा है कि 2030 तक हम 20% जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिकवर कर लेंगे, और 2050 तक सारे जितने हमारे आसपास हुए हैं उसे कर लेंगे। बहुत अच्छा हाई एम्बिशन टारगेट है। उसके लिए कहा गया है कि नेशनल रिस्टोरेशन प्लान बन जाना चाहिए 1 सितंबर 2026 तक। ओके। अब आपको ये बताना है, यू EU में कितनी कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन में। क्या ब्रिटेन उसका पार्ट है, यूरोप में ही है, तो है या नहीं, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके। प्रायोरिटाइज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरा 2000 नेटवर्क एरियाज। ये सब जो है आपके, उनका एक ये कहना है कि भाई हम ये एरिया जो EU के अंडर में आते हैं उस पे हम वर्क करेंगे और उसे रिस्टोर करेंगे। लीगली बाइंडिंग टारगेट है।
ये लीगली बाइंडिंग तो सब पे ही है कि 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल कोस्टल फ्रेश वाटर ड्रेन्ड पेटलैंड और मेराइन इकोसिस्टम बाय 2030 जो है हमें कंजर्व करना है। ओके। और 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज लगाने 2030 तक। ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रीज की जरूरत होती है, हम काटते तो इतने हैं जिसकी हद नहीं है, तो इसलिए ये सब जो इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली बात है उतना ज्यादा इससे ये तो नहीं आएगा। बायोडाइवर्सिटी एक एक तरीके के पेड़ हो गए, ये हो गए, जो जंगल होते हैं, पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो एक अलग ही उनका एक पूरा बायोडाइवर्सिटी होती है ना। तो वो चीजें तो खैर ऑब्वियसली नहीं हो पाती है फिर ऐसे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजों को भी ध्यान ना दें, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया में ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि वो क्या है और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, कितने किलोमीटर का है और कितने पेड़ हम लगा रहे हैं। एक्वेटिक डीऑक्सीनेशन। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो डिसॉल्विंग जो कैपेसिटी होती है ना पानी के अंदर ऑक्सीजन की, वो कम हो रही है। तो इसी कारण जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट है ओशियन में, वो 2% जो है, 2% ऑक्सीजन कंटेंट ओशियन हैज बीन लॉस्ट। पिछले 50-60 सालों में इतना लॉस्ट हो चुका है, काफी ज्यादा लो ऑक्सीजन साइट्स हैं। क्लियर। तो ये सब जो है इसके रीजंस है। आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर के कारण डिसॉल्व हो नहीं पा रहे हैं। एक तो ये रीजन है, दूसरा मेन रीजन है आपका एल्गा ब्लूम्स। ये जो है यूट्रोफिकेशन, कि आजकल होता क्या, हम बहुत ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर में आप यूज करते हो, बारिश होती है, वो ड्रेन ऑफ होके कहाँ जाता है, आपके पॉन्ड में, रिवर में, वहां पे चला जाता है। तो वहां पे भी ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। उस ओवर न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिकेशन, एल्गा ब्लूम। वहां पे आप हरे हरे जो आपको सारे दिखने लगेंगे, पॉन्ड्स के ऊपर पूरे जमा हो जाते हैं। वो जमा हो जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं, उस लेयर के कारण भी फिर नीचे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ना ऑक्सीजन ऊपर ये एक्सचेंज होगा, वो और एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसके कारण और ज्यादा डिप हो जाता है ऑक्सीजन लेवल पे। टेम्परेचर तो रीजन है ही है, साथ साथ ये जो आपका यूट्रोफिकेशन है, ये और ज्यादा एडवर्स कर देता है सिचुएशन। तो ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इसका एक रीजन है, फिर यूट्रोफिकेशन भी इसका रीजन है। तो आपको ये आपको बोलना है कि यार दोनों सही है। क्लियर। अब और जो है वेटलैंड ऐड हुए हैं रामसर साइट में। पहला है आपका नंजारनिया बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। फिर ये है आपका कजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ये दो है। इसके बाद तीसरा जो है, ये है तवा रिजर्वायर। ये मध्य प्रदेश में तवा रिवर है, उसके पास है तवा रिजर्वायर, ये वहां पर है। ठीक है, जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। फाइन। ये आपको याद रखना है ये सब चीजें, क्योंकि तवा रिवर आ गया तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि रिजर्वायर की जहाँ पे बात की गई है और इसको वेटलैंड दिया गया है, एरिया ऑफ वेटलैंड दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर। मतलब पानी भाई साहब अब हो गया, अब मैं और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो जमीन के ऊपर हल्का हल्का पानी रहेगा, वेटलैंड रहेगा, छोटी छोटी मछलियां होंगी, ढेर सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे, ये सब चीजें होती है फिर वहां पे वेटलैंड में। मीट मट मस्ट एक में से 1 ऑफ 9 क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कि वो सपोर्ट करे 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। इतने सारे वाटर बर्ड वहां पे होने चाहिए, और कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टोटल अब इंडिया में बढ़ के 85 हो चुके हैं ये, जिसमें कि तमिलनाडु के पास अब सबसे ज्यादा हो गए, रामसर साइट। ठीक है, 85। ये आपको याद रखना है, लेटेस्ट डेटा है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 रिपोर्ट। इसमें अगेन फिर दी मैंग्रोव्स के बारे में हमने पहले भी काफी अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। लेकिन जो मेन यहाँ पे की रीजन ये आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ ऑयल टू ऑयल पाम प्लांटेशन कर रहे हैं, राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसके कारण भी 43% लॉस हो गया है ना। लोग ये सब हटा रहे हैं, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि हम यही सब पाम ऑयल और ये करते हैं। इसके कारण क्या, ग्लोबल मैंग्रोव्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया पे पड़ेगा तो ऑब्वियस बात है ग्लोबल पे भी पड़ेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पर है मैंग्रोव्स, ये आपको बताना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पर है। इसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज एक रीजन, इसके कारण ये कम हो रहा है। ओके। इसके बाद जो लक्षद्वीप और यहाँ पे जो भी है सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव जो है वो वैसे भी रेड लिस्ट में है, थ्रेटेंड है। ये कम हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। ओके।
तो आपको ये यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। ये है आपका मेथेन और ट्रॉफ्स। ये होता क्या है? ये मीथेन ईटिंग कुकुम्बर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए मीथेन क्या होता है? CH4, ये मीथेन है। तो अब ये क्या करता है? मीथेन ईटिंग, मीथेन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है मीथेन एंड बिल्ड देयर बायोमास। तो जैसे कि है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा? वेटलैंड्स, राइस फील्ड, ये सब ऐसी जगह पे मिलता है। सिग्निफिकेंस क्यों? टैकलिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग मीथेन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ये कम कर देता है मीथेन को। तो ये मतलब बोलते हैं नेचर अपने हिसाब से चीजें खुद की बेहतरी के लिए वो बनाती रहती है। तो ये ऐसा है, नेचुरल मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट है। ओके, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि मीथेन को यूटिलाइज करता है और इसे ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए ना, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया। अब समझिए कैसे मीथेन कम हुआ। O2, अब यहाँ पे ये चार इसका है तो हम ये ले लेते हैं 2O2 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम CO2 को अलग कर दें तो ये अलग हो गया, और साथ में जो है आपका ये H2O, तो ये क्या हो गया? 2H2O। ये चार O2 और O2 4O2 बन गया। तो मतलब इसमें इसने सिर्फ CO2 गैस निकाला, जिसका कि काफी कम इम्पैक्ट है एज कंपेयर टू CH4, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिए। तो कितनी अच्छी बात है, वरना ये इससे 25 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट और हार्मफुल है फॉर ये जो हम बोलते हैं ग्रीन हाउस की बात करें तो 25 टाइम्स ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती है। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहां पे समझा दिया किस तरीके से ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, ये ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए। अगला जो ये आपका सीरियोपेजिया सीवेर याना। ओके, ये जो है एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट है, और ये आपका नाम किससे लिया गया पता है? छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है, तो शिव रायना, ये जो यहां से आ रहा है शिव और शिवाजी से आया है। ये क्या है आपका? फ्लावरिंग प्लांट है। ये कहा भी कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये है फ्लावरिंग प्लांट। ये रेयर प्लांट है, इंडेमिक टू इंडिया, इंडिया के आसपास ही है। और यूनिक ट्यूबुलर फ्लावर है दैट अट्रैक्ट्स मॉथ्स। इसके बाद रैबिट, सॉरी है, हैबिटेट जो है इसका, ये रॉकी प्लेस है एंड कैन सर्वाइव इन सॉइल विद फ्यू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं चाहिए, फिर भी सर्वाइव भी कर जाएगा। तो ये सब जो कुछ चीजें हैं, अगेन थ्रेट क्या होगा? हैबिटेट लॉस एंड ऑल दोस थिंग्स। अब यहाँ ये कहीं बताया नहीं होगा कि इंडेंजर्ड है या कहीं कुछ है। ओके, तो आप इसके बारे में गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इसका आयुसीन क्या हाल है। अब ये जो है आपका नील कुरिंजनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर 12 साल में एक ही बार ब्लॉसम होता है। मतलब ये जो फूल है ना 12 साल में एक बार उगेगा, बड़ी बात है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो रेड लिस्ट जो है इसकी थ्रेटेड स्पीसीज में अब इसको डाल दिया गया है अंडर दी वनरेबल कैटेगरी। ओके, तो ये 12 साल में एक बार होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। ये आपको नीलकुरिंजनी याद रखना है। ओके, इसी कारण ना पूरा एक्चुअली वो एरिया नीला नीला सा लगने लगता है, इसलिए नाम ही नीलकुरिंजनी है। गॉट इट? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इंडिया हैज टेकन ओवर चेयर ऑफ ADPC फ्रॉम पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस साल उनको यहाँ पर ये होना था, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे इंडिया जो है इसमें है, क्या है, इसका चेयर पर्सन है, इस बार ये चेयर कर रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली जो आसपास की जो 8 नेबरिंग कंट्रीज है ना, ये मिलके कहीं ना कहीं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए यहाँ पर बात कर रही है। तो इंडिया भी से चेयर कर रहा है, वो इस पर डिस्कशन होगा भी आगे आगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ये स्टैब्लिश हुआ था 1986 में, बैंकॉक थाईलैंड। इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट, अगेन फायर मैनेजमेंट के लिए अब क्या ही बात करना, कुछ कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है
क्या होता है कि बहुत बार आजकल आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में कितनी भीषण आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर। तो ये सब चीजों को देख के भी जो है चीज देखिए, आपको पता है एक्चुअली फॉरेस्ट में कुछ एरिया में फायर लगा देने चाहिए। वो लगाने से फायर कंट्रोल होता है। आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, फायर लगाने से फायर कंट्रोल। अब एक बात बताइए, आप भी देखते होंगे जब पतझड़ का मौसम होता है, बहुत सारे पीपल से लेके हर चीज के जो आम के जो पत्ते होते हैं वो सूख के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और जब वो नीचे गिरते हैं तो एकदम सूख जाते हैं। तो लोग जो भी झाड़ू मारने वाले आते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उसे जला देते हैं। है कि नहीं? वो अदरवाइज वो इतने पड़े पड़े सालों तक जब रहेंगे ना, इतने ड्राई हो चुके होते हैं, उन्हें हल्की सी भी चिंगारी लगे तो आग पकड़ ले। उससे अच्छा है ना उसे इकट्ठा एक जगह करके उसे आग लगा दी। तो उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि भाई वो फायर लगाना और ये सब करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके अलावा इसमें कुछ खास बात करने की है नहीं। ओके, एक्सट्रीम जो वाइल्ड फायर है वो इंक्रीज होगा अबाउट 50% बाई एंड ऑफ द सेंचुरी। है ना, एनुअल बर्न एरिया इतना ज्यादा होने वाला है। क्लाइमेट के कारण हॉटर ड्रायर लॉन्गर फायर सीजन्स होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइल्ड फ्लाइज, इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे ऑब्वियसली जब चीजें जलेंगी, थ्रेटन लाइवलीहुड। फिर एनिमल्स वगैरह पे भी काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। है ना। अब ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये यहाँ पर दी एसओपी उसका जो प्लान है किस तरीके से किया जाएगा टू ड्राइव द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टू ग्रीनर। ठीक है, मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव यहाँ पे यूज करने की बात की जा रही है, ग्रीन शिपिंग, ग्रीन शिपिंग। कि जिस तरीके से भी एनर्जी हो चाहे बाकी चीजें भी हो, वो ऐसे रहे कि भाई वो ग्रीन शिपिंग की तरफ हम ये बढ़े। ओके, शिपिंग जो है लगभग 3% वर्ल्ड का CO2 इमिशन करता है, एक्चुअली में कम है। वर्ल्ड का ट्रेड लगभग 85 से 90% तो इसी के थ्रू होता है ना। तो जितना आप देखिएगा ऑटोमोबाइल के थ्रू होता है आपका इमिशन, उतना तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्टिल इसको भी मिनिमाइज करने की बात की जा रही है। ठीक है, इंडिया में जो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है मैरिटाइम का, एक्सक्लूडिंग मिलिट्री ऑपरेशन को अलग रख दें। ठीक है, तो ये जो है कंट्रीब्यूट लगभग 1% ऑफ ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 1 ही % के आसपास है। बाकी आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा हो रहा है बाकी चीजों में। तो इसे भी और बेहतर बनाने की यहाँ पर बात चल रही है। ओके, ग्लोबल इनिशिएटिव्स है, ये सब इंडिया का है, सागरमाला पोर्ट लेड डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव, मैरीटाइम इंडिया विजन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पोर्ट्स एंड ग्रीन शिपिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आप मेंस में लिख देंगे ना तो बहुत एक पॉजिटिव सबके मार्क्स फेच करता है ये सब चीजें। ओके, इसके बाद देखेंगे पॉपुलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडिक्शन फॉर सर्विसेज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ये आपको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये आपका PCAPS, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडिक्शन फॉर सर्विसेज टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक। आर्टिक और अंटार्कटिक में हमें फोरकास्टिंग अच्छी करने के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट को। टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव वेदर वाटर आइस एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिक एंड अंटार्कटिक, कितना निकल रहा है, क्या इश्यूज है, नहीं है, क्या करने से और बेहतर वहां के हालात होंगे। ये जो चीजें हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। ओके, इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिवर। ये एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है आपको बड़ा अजीब लगेगा। एटमॉस्फेरिक रिवर ना 2000 किलोमीटर तक लंबा होता है, 500 किलोमीटर तक चौड़ा होता है और डीप होता है 3 किलोमीटर तक। समझ रहे हैं? अब हो तो ये तरह का 2000 किलोमीटर से एक नदी हो जाती है। तो ये सच्चाई है। एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब क्या है, क्या हमारे ऊपर जो बादल है जो आप देख रहे हैं उनसे आके बारिश हो जाती है, ये जो चीजें हो रही है, तो हमारे ऊपर भी एक नदी बह रही है। जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं से टकराते हैं हाइट से तो बारिश करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत इंटेंस होता है। ओके, तो वही इसी की यहाँ पे बात चल रही है कि दैट ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम ट्रॉपिक टुवर्ड्स द पोल्स। ये पोल्स की साइड में फिर मूव होने लगते हैं और आपस में वहाँ पे बारिश वगैरह भी करते चले जाते हैं। ठीक है, दे आर लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ फ्रेश वाटर। भी ऑब्वियसली मतलब सन से इवेपोरेट हुआ सी से, फिर वो क्लाउड और ये सब एटमॉस्फेरिक रिवर के फॉर्म में आया, और फिर हमारे पास उससे पानी हमें मिला, फ्रेश वाटर। 90% ऑफ मॉइस्चर ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स इसके थ्रू। बता कितना अजीब लगे ना सोच के।
मतलब मैंने वो मुझे वो इंसिडेंट ये थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते याद आ गया था, किस तरह से अनफॉर्चुनेट यहाँ पे, यहाँ की जो कोचिंग है वहाँ पे जो सफोकेशन के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गया था। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेट जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बहुत सारे जो मेंस भी देने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। तो ये ना एक ऐसा लगा था वो पानी पानी की, वही जमीन ओशियन पानी है, रिवर में पानी है, एटमॉस्फेरिक रिवर, आपके ऊपर भी एक नदी बह रही है जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो ये सब जो चीजें है इसे फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं। तो सोच के ना मुझे ऐसा थोड़ा सा चौक सा फील होने लग गया था कि अरे, ये अभी सब आप सुनते हैं, आप देखते हैं, तो काफी कुछ इससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये हाल है यहाँ की कोचिंग का। नहीं, यहाँ पे आइए तो आप इतने लाखों खर्च करिए, आपको जान का भी कोई एकदम खतरा है ना, यहाँ की गवर्नमेंट कुछ सुन रही है, आप चलते रहिए, लाइव वायर जमीन पे पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रो ऑक्यूलेशन के थ्रू बहुतों की डेथ हो गई है। तो अलग अलग बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, खैर चलिए। इम्पैक्ट ऑफ एआर क्या है, देखिए 7 of 10 मोस्ट सीवियर फ्लड्स जो आए हैं वो एसोसिएटेड विथ एआर ही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिवर के कारण ही आए हैं। और इसके बाद जो है स्नो एल्बिडो, ये जो हिंदू कुश और काराकोरम रीजन में है ना, ये इंक्रीज हुए हैं, रेनफॉल स्पीड अप स्नो मेल्टिंग। अब क्या होता है कि बारिश अगर तेजी से होगी उस एरिया में, ऑब्वियस ही बात है कि स्प्लैशेस, जो पानी की बूंद की जो पड़ेंगे झटके, कहाँ पे, स्नो वगैरह पे, तो वो और टूट के बारीक हो जाएगा, है ना, शीट उतरी रहेगी, बारीक हो जाएगा। और जो बारीक होगा तो उसका सरफेस एरिया जो आसपास से और उसे हवा लगेगी, ये लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, और मेल्ट होना चालू होगा, जिसके कारण स्लो मेल्टिंग भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो अभी इमेजिन करके देखिए, नीचे बर्फ है, ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही है, इस पर टुकड़े में कर रही है, तो इससे क्या होगा, स्नो मेल्टिंग ही होगी। तो ये सब भी रीजंस जो है कि हिंदू कुश काराकोरम हिमालयन रेंज में भी इसकी कमी अब हो रही है। रीजन जो भी क्या है उसका, ए आर ही है। ठीक है, ए आर ही जो इसका रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स। अगला जो है आपका 17th, ये इंडियन ओशियन स्ट्रक्चर नेम्ड अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। तो ये नेम्स जो है अशोक और जो आपका कल्पतरु, इन इंडियन ओशियन हैव बीन अप्रूव्ड बाय आईएचओ एंड यूनेस्को आईओसी। ओके, दीज स्ट्रक्चर लोकेटेड alongside साउथ वेस्ट इंडियन रिज। साउथ वेस्ट इंडियन रिज के साइड जो ये स्ट्रक्चर है, दे वर डिस्कवर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो नेशनल सेंटर है पोलर एंड ओशियन रिसर्च के लिए। अब यहाँ पे आप ये रिज वगैरह देख सकते हैं, नाम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ऊपर चलेंगे, ये चंद्रगुप्त रिज, अशोक, कालपट्टू, कालापत्रू रिज, ये आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है। अब देखिए, डीपेस्ट रॉक सैंपल फ्रॉम अर्थ मेंटल ऑब्टेन्ड, तो सबसे ज्यादा कोशिश की गई है, तो 1.2 किलोमीटर बिलो द एटलांटिस मैसिव। ठीक है, सिर्फ वो भी 1.2 किलोमीटर तक ही जो है यूएस वेजल गया, सरपासिंग द प्रीवियस ड्रिलिंग डेप्थ। पहले सिर्फ 200 मीटर तक ही हम ड्रिल कर पाए थे। ठीक है, वो 1.2 किलोमीटर, कम से कम 6 गुना जो है हमने ड्रिल किया है समहाउ। तो उससे जो मटेरियल लाया तो उस पर टेस्टिंग वगैरह जो है उनकी यहाँ पे वो उस हिसाब से करेंगे। तो यही बस जो है इस आर्टिकल में बताया गया है। ओके, ये हो गया मेंटल कोर। इससे यहाँ पे सॉलिड है सबसे अंदर, इधर लिक्विड फेज में है। ये एस्थेनोस्फेयर। ओके, ये सब चीज हम ज्योग्राफी में काफी अच्छे से कवर अप कर ही लेंगे हमारे बैच में, ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें देखने की भी जरूरत है नहीं। सैंपल जो रिकवर्ड हुआ है, द न्यू सैंपल कंटेन्स अबाउट 70% रॉक, उसमें 70% रॉक ही है ना, वहाँ पे प्रेशर हाई होता है तो ऑब्वियसली बात है रॉक ही वहां पे रहेंगे। ये अपर मेंटल कंपोजिशन को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज रॉक्स एंड सी वाटर ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, रोल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिलियंस ईयर्स एगो, उसको भी थोड़ा स्टडी कर पाएंगे हम। Okay? ये यहाँ पे कवर अप हो गया है। अगेन आप बैच ज्वाइन करें, उसका जो है लिंक आपके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में।
और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप पे जो यूपीएससी आशा बैच है वो भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आगे सोशल इश्यूज और बाकी चीजें देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।